बच्चों, पिछले चैप्टर में अपन ने अध्ययन किया था कार्यपालिका के बारे में। अपन ने कार्यपालिका के बारे में जाना था कि किस तरह से कार्यपालिका बनती है, क्या इसकी शक्तियां होती हैं, क्या इसके कार्य होते हैं, क्या इसके सीमाएं होती हैं। ये सारी बातें अपन ने जान ली थी। हमने ये भी जाना था कि सरकार के 3 अंगों में से एक अंग है कार्यपालिका। आज हम दूसरा अंग पढ़ लेते हैं सरकार का, जो है विधायिका या व्यवस्थापिका। तो चलिए जानते हैं अपन आज व्यवस्थापिका या विधायिका के बारे में। विधायिका और व्यवस्थापिका के बारे में जाने उससे पहले अपन एक बार ये जान लें कि इस अध्याय के अध्ययन के बाद आप क्या क्या बातें सीख पाएंगे, क्या क्या बातें जान पाएंगे। इस तरह की चर्चा अपन जब भी कोई नया अध्याय शुरू करते हैं तब ये बात अपन जरूर कर लेते हैं एक बार कि ये पूरा अध्याय पढ़ने के बाद, इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या बातें जान पाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहली बात आप जान पाएंगे कि विधायिका का महत्व क्या है। जो विधायिका सरकार का दूसरा अंग है उसका क्या महत्व है, ये बात आप जान पाएंगे। संसद के कार्य और शक्तियां क्या हैं। जो हमारी विधायिका है भारत की, उसका नाम संसद है और उस संसद की कार्य क्या है, उसकी शक्तियां क्या हैं, ये बात अपन जान पाएंगे। कानून कैसे बनता है। हमारी संसद, हमारी व्यवस्थापिका है, वो ही कानून बनाती है, तो ये कानून बनता कैसे है, इस बात को भी आप जान पाएंगे। संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात का ध्यान रखा कि सरकार के तीनों अंगों में शक्ति का संतुलन बना रहे, अर्थात तीनों अंग एक दूसरे को नियंत्रित करते रहें ताकि कोई एक अंग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ना बन जाए। तो इसलिए किस प्रकार विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रण करती है, कौन कौन से ऐसे कार्य या फिर ऐसी शक्तियां हमारे संविधान ने ऐसे कौन से प्रावधान किए हैं कि जिनसे विधायिका है वो कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। संसद अपने ऊपर कैसे नियंत्रण रखती है और इसके साथ ही हम ये भी जान पाएंगे कि संसद है वो स्वयं के ऊपर कैसे नियंत्रण करती है। तो चलिए जानते हैं आज हम अपनी संसद के बारे में। तो सरकार के 3 अंगों में वो अंग जो कानून एवं नीतियों का निर्माण करता है वो विधायिका कहलाता है। सरकार की 3 अंग है। हमने शुरू में चर्चा की थी जब कार्यपालिका वाला चैप्टर अपन ने शुरू किया था, तो उसमें कार्यपालिका वो है जो कि कानूनों को लागू करता है, विधायिका वो है जो कि कानून बनाता है। तो सरकार का वो अंग जो कि कानून एवं नीतियों का निर्माण करता है विधायिका कहलाता है। यह विभिन्न प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है, सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। और फिर हम ये कहें कि संसद का कार्य केवल कानून बनाना ही है तो ये बात गलत होगी। संसद केवल कानून बनाने के सिवाय बहुत सारे कार्य करता है। ये कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है, विभिन्न लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का निर्धारण करता है, बहस के द्वारा, विचार विमर्श के द्वारा विभिन्न ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से ये प्रशासन को जनहितकारी होने के लिए प्रेरित करता है। जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करवाने वाला अंग है। हमारा ये अंग जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करवाता है जनप्रतिनिधियों से। तो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है विधायिका, बहुत महत्वपूर्ण अंग है व्यवस्थापिका, जो कि न केवल कानून बनाता है अपितु सरकार के जो अपन कहें कि जितने भी कामकाज अपन कहें तो उनका एक तरह से केंद्र है हमारी ये संसद, हमारा ये सरकार का अंग विधायिका। हमें संसद क्यों चाहिए, क्या महत्व है इसका, क्यों आवश्यकता है संसद की। क्योंकि जो भी अपन ने देखा था कि कार्यपालिका है वो एक तरह से कानून लागू कर ही लेती है और कानून बनाने में भी प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो फिर जरूरत क्या है संसद की, देखते हैं अपन क्या जरूरत है। कि संसद अनेक महत्वपूर्ण कार्य करती है। संसद कानून तो बनाती ही बनाती है और महत्वपूर्ण कार्य करती है। कौन से। संसद में बहस होती है, बहिर्गमन होता है, विरोध होता है, प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार आदि के द्वारा राजनीतिक प्रक्रियाओं को जीवंत रखती है संसद। कि कोई भी कानून, या मान लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद ने बना लिया, वो कोई भी नीति लागू करना चाहते हैं तो उस नीति का पक्ष विपक्ष देखना, उस पर वाद विवाद होना, उस पर विचार विमर्श होना, उस पर मुद्दे उठना, ये सारी की सारी बातें संसद में संभव हैं।
तो कोई भी कानून बनने से पहले एक तरह से उसका पूरी तरह से जांच पड़ताल हो जाती है। यहाँ पर संसद वास्तव में प्रातिनिधिक लोकतंत्र का आधार है। प्रातिनिधिक लोकतंत्र, हमने लोकतंत्र के दो प्रकार पढ़े थे, एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र और एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में संभव नहीं है, तो हमने अपना रखा है प्रातिनिधिक लोकतंत्र को। तो प्रातिनिधिक लोकतंत्र में हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से हम स्वयं पर अपना शासन करते हैं। क्योंकि हमारे ही चुने हुए प्रतिनिधि हम पर शासन करते हैं, तो ये मान लिया जाता है कि ये जनता का शासन है। तो उस प्रातिनिधिक लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखती है हमारी संसद, हमारा सरकार का ये अंग विधायिका। लेकिन ये भी कहा जाता है कि आजकल जो मंत्रिमंडल है या मंत्री परिषद है, प्रधानमंत्री है, वही कानून बना देते हैं। मुख्य तौर से जो भी कोई कानून बनता है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव है वो मंत्रिमंडल का ही होता है। और क्योंकि बहुमत दल का नेता है वो प्रधानमंत्री होते हैं, तो फिर वो इनको कानूनों को विधेयकों को पारित भी करवा लेते हैं और उनकी मर्जी के ही कानून बनते हैं। तो आजकल इन बढ़ती गतिविधियों से, यानी कि जो कार्यपालिका है उसके द्वारा ही कानून बनाए जाने से क्या संसद की शक्तियों में ह्रास हो रहा है, क्या संसद का ह्रास हो रहा है। तो कुछ बातें इस कथन के अपन पक्ष में भी कह सकते हैं कि हाँ संसद का ह्रास हुआ है, और कुछ बातें इसको नकारने वाली भी हैं। तो देखते हैं अपन संसद के ह्रास के बारे में कि हाँ अब नीति निर्माण की जो पहल है वो मंत्रिमंडल द्वारा ही की जाती है, और फिर शासन का एजेंडा भी आजकल मंत्रिमंडल ही तय करता है, और इस एजेंडे को लागू भी मंत्रिमंडल द्वारा ही कर दिया जाता है। यानी कि कोई कानून बनना है, कोई नीति बननी है, उसकी शुरुआत भी मंत्रिमंडल करता है, उस कानून को बनवा भी लिया जाता है, और बाद में लागू करने का काम तो है ही कार्यपालिका का। तो ये बातें कहती हैं कि हाँ संसद का ह्रास हुआ है। लेकिन फिर भी अत्यंत शक्तिशाली मंत्रिमंडल हो चाहे, लेकिन उसको विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है कि नहीं, संसद का ह्रास नहीं हुआ, संसद की आवश्यकता या संसद की महत्ता में कमी नहीं आई। क्योंकि चाहे कितना ही शक्तिशाली मंत्रिमंडल क्यों ना हो, उसे बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, और वो बहुमत होना चाहिए विधायिका में। सशक्त नेता द्वारा भी संसद को अपने जवाबों से संतुष्ट करना आवश्यक होता है कि नेता चाहे कितना ही सशक्त हो, कितना ही अधिक उसके पास बहुमत हो, लेकिन संसद में उसके ऊपर जो सवाल उठाए जाते हैं उनका जवाब देना उसको आवश्यक होता है। चाहे सशक्त नेता कितने ही नेता सशक्त हो, चाहे वो कितने ही बहुमत में हो, लेकिन विपक्षी दल द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देना उन्हें आवश्यक होता है। वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच होता है हमारी संसद, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बहुत आवश्यक है वाद विवाद होना, विचार विमर्श होना, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी कानून पर बहस होना, उसके पक्ष विपक्ष को देखना, उसकी आलोचना समालोचना होना, ये बहुत आवश्यक है। तो वाद विवाद के लिए एक मंच हमारी संसद ही प्रदान करती है। सरकार का चयन करने और बर्खास्त करने की शक्ति भी संसद के पास ही है कि संसद में बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है, और अगर संसद है वो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो फिर कार्यपालिका को, या कहें कि हमारे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद हैं, उनको अपना पद खोना पड़ता है। तो इसलिए ये सारी बातें ये बात प्रमाणित करती हैं कि संसद की महत्ता आज भी उतनी ही है, आज भी इनकी महत्ता में, इनकी उपयोगिता में कोई कमी नहीं आई है। आगे अपन चलते हैं, संसद में बात करते हैं सदन की। हमारी संसद में दो सदन हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। हमारे राज्यों की विधानसभाओं में भी हमारे संविधान ने इस बात का विकल्प दिया है कि वहाँ द्विसदनात्मक और एक सदनात्मक कोई सी भी विधायिका हो सकती है। तो बहुत सारे राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जबकि अधिकतर राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है। तो देखते हैं, हमारी जो राष्ट्रीय विधायिका है उसका नाम संसद है, राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है, और राज्य की जो विधायिकाएं हैं उनको विधानमंडल कहा जाता है। हम सभी जानते हैं वहाँ एक सदन होता है विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या होती है? जहाँ दो सदन होते हैं, नाम से ही स्पष्ट है। एक सदनात्मक व्यवस्था जहाँ संसद का एक सदन होता है। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था जब किसी विधायिका में दो सदन होते हैं, एक सदनात्मक विधायिका जब किसी विधायिका में एक ही सदन होता है। जैसे कि
बात की थी अपन ने अभी, संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है कि राज्यों में एक सदनात्मक विधायिका भी हो सकती है और द्विसदनात्मक विधायिका भी हो सकती है। अब दो सदनों की क्या आवश्यकता है, क्यों जरूरत है दो सदनों की स्थापना करने की, एक सदन हो तो क्या दिक्कत है। तो देखिए कि दो सदन, हमारे यहाँ पर बात करें लोकसभा की और राज्यसभा की, तो दो सदन होने से किसी भी बात पर, किसी भी कानून पर, किसी भी नियम पर दो बार चर्चाएं होंगी, दो बार विचार विमर्श होंगे, दो बार मतदान होगा, दो बार बहस होंगी। तो सीधी सी बात है कि उससे कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। कोई अगर कमी उस कानून में रह रही है, कोई अगर बात एक सदन से छूट गई है, तो वो दूसरे सदन के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। इसलिए दो सदनों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, अगर हम हमारे देश में बात करें राज्यसभा और लोकसभा की, और हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो एक सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा सदन नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है। तो राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए भी द्विसदनात्मक विधायिका की आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं, विविधताओं से परिपूर्ण समाज में द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका की चाहत, ताकि राष्ट्र अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सके। दूसरी बात, हमारा राष्ट्र इतना विविधताओं से परिपूर्ण है कि राष्ट्र के सभी नागरिकों को, सभी क्षेत्रों को, सभी संगठनों को उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए भी द्विसदनात्मक व्यवस्था एक सहयोगी होती है। संसद के प्रत्येक निर्णय पर पुनर्विचार हो जाता है, प्रत्येक विधेयक और नीति पर 2 बार विचार हो जाता है, और संसद द्वारा जल्दबाजी से निर्णय लेने में बचा जा सकता है कि एक सदन है वो जल्दबाजी में निर्णय ले सकता है, लेकिन दो सदन होने पर हर एक बात पर 2 बार विचार विमर्श होता है, हर एक विधेयक पर 2 बार चर्चा होती है। तो ऐसे में जल्दबाजी से निर्णय लेने में बचा जा सकता है। आगे अपन बात करते हैं संसद के कार्यों की, कि ये तो बात हो गई हमारे यहाँ द्विसदनात्मक संसद है, 2 सदन है, 2 सदन क्यों है ये भी अपन ने चर्चा कर ली। अब अपन चर्चा कर लेते हैं कि संसद के कार्य क्या क्या हैं, आखिर संसद कौन कौन से कार्य करती है। देखते हैं अपन, संसद के विधायी कामकाज हैं। संसद है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है और उनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। संसद के कुछ वित्तीय कार्य भी हैं। संसद एक बहस का मंच प्रदान करती है। संसद के न्यायिक कार्य हैं। संसद प्रतिनिधित्व का कार्य भी करती है। संसद निर्वाचन संबंधी कार्य करती है। संसद संवैधानिक कार्य करती है। अर्थात अपन सिर्फ इतना कहें कि संसद केवल कानून निर्माण का कार्य करती है तो ये बात सही नहीं है। संसद बहुत सारे कार्य करती है, न्यायिक कार्य हैं, संवैधानिक कार्य हैं, निर्वाचन संबंधी कार्य हैं, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने संबंधी कार्य हैं। तो चलिए एक एक का अध्ययन करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं संसद के विधायी कामकाज की। संसद कौन कौन से विधायी कामकाज करती है। तो संसद है वो पूरे देश के लिए या फिर देश के किसी एक भाग के लिए कानून बनाती है। संसद का काम है कानून बनाना। संसद कानून बनाती है, लेकिन उस कानून बनाने का उद्देश्य क्या है और उसको संसद में प्रस्तुत कब किया जाएगा, इस बात का निर्धारण मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है कि किस भाग के लिए या फिर संपूर्ण देश के लिए कोई कानून बनना है। तो उस कानून का उद्देश्य और संसद में उसको प्रस्तुत करने का समय, इन दोनों बातों का निर्धारण कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। और वास्तव में वो कानून बनाता कौन है? पिछले अध्याय में अपन ने जाना था, अपन ने समझा था कि इस अपनी कार्यपालिका की सहयोगी जो स्थायी कार्यपालिका है नौकरशाही, तो नौकरशाह वास्तविक रूप से उस कानून को बनाते हैं। विधेयक मंत्रिमंडल की स्वीकृति से ही संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी विधेयक जब प्रस्तुत किया जाता है तो मंत्रिमंडल की स्वीकृति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। निजी विधेयक भी प्रस्तुत किए जाते हैं जिनमें कि वो सरकारी सदस्य नहीं होते हैं, यानी कि कोई मंत्री नहीं होते हैं, लेकिन निजी विधेयक हैं उनको जो सरकार है वो कम ही पास होने देती है।
अगला कार्य देखते हैं अपन संसद का, जो है संसद के वित्तीय कार्य। संसद के वित्तीय कार्य क्या हैं? कार्यपालिका को कोई भी काम करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है और कार्यपालिका द्वारा धन का खर्चा है या कार्यपालिका को धन का आवंटन करना है, ये सारे के सारे कार्य संसद के हैं और इनके माध्यम से ही संसद एक तरह से कार्यपालिका पर नियंत्रण भी कर लेती है। देखते हैं संसद के वित्तीय कार्य। संसद है वो कराधान पर नियंत्रण करती है, चाहे सरकार है वो नया कर लगाए या फिर किसी कर का विस्तार करे, संसद की स्वीकृति के बिना ऐसा संभव नहीं हो सकता। अर्थात सरकार को कोई भी कर लगाने के लिए, किसी भी कर में विस्तार करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। नया कर भी अगर लगाते हैं तो संसद की स्वीकृति, और सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण भी संसद करती है कि सरकार है वो धन का प्रयोग किस प्रकार कर रही है, कितना कर रही है, इस बात का नियंत्रण करती है। सरकार कैसे करती है? क्योंकि सरकार द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब और खर्चों का विवरण संसद के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। सरकार ने कितना धन खर्च किया है, क्या उसके खर्चों का विवरण है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो संसद के सामने प्रस्तुत करेगी, संसद को बताएगी। इसलिए संसद इस बात का ध्यान रखती है कि सरकार न तो गलत खर्च करे और न ही ज़्यादा खर्च करे। धन के दुरुपयोग को कार्यपालिका द्वारा करने से रोकती है संसद। अगला कार्य अपन देखते हैं प्रतिनिधित्व। तो संसद है वो क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूह को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। संसद देश के विभिन्न भागों में, चाहे अपन आरक्षण की व्यवस्था को ले लें तो आरक्षण के माध्यम से या फिर विभिन्न तरीकों से देश के प्रत्येक व्यक्ति को, या फिर कहेंगे अपन क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूहों को प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान करती है। बहस का मंच है संसद। बहस का मंच कैसे है कि संसद में विभिन्न सदस्य होते हैं, वो सरकार की कार्य प्रणाली पर प्रश्न उठाते हैं। सरकार द्वारा किए गए कार्यों की आलोचना की जाती है, समालोचना की जाती है। हमारे संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई है कि संसद के सदस्य निर्भीक होकर और अपनी बात सदन में रख सकें। तो सदन में जो बातें रखी जाती हैं, बहस होता है, विचार विमर्श होता है, वो मंच प्रदान करती है हमारी विधायिका। और संवैधानिक कार्य, संविधान में संशोधन का कार्य हमारी संसद द्वारा किया जाता है, तो ये हुआ उनका संवैधानिक कार्य। बात करते हैं निर्वाचन संबंधी कार्यों की। तो निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ये निर्वाचन हमारी संसद के द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव। न्यायिक कार्य की बात करें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को हटाए जाना या फिर उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाना, ये प्रक्रियाएं संसद के न्यायिक कार्यों के अंतर्गत आती हैं कि राष्ट्रपति को हटाना है, उपराष्ट्रपति को हटाना है या फिर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना है। ये हमारी संसद के न्यायिक कार्य होते हैं। और कार्यपालिका पर ये कैसे नियंत्रण करती है, इसका अपना एक अलग टॉपिक है जिसको अपन आगे के वीडियोस में जानेंगे। तो अपन ने क्या जाना कि संसद कितने सारे काम करती है, केवल कानून बनाने का काम नहीं करती, संसद के बहुत सारे कार्य हैं। और देखा कि अपन ने किस तरह संसद ये कार्य करती है। अभी जो अपन ने पढ़ा उस पर क्वेश्चंस ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी भी देश के लिए संसद की क्या आवश्यकता है। ये अपन ने शुरुआत में ही जाना था कि क्या आवश्यकता है संसद की, क्या आवश्यकता है एक विधायिका की, एक व्यवस्थापिका की। दूसरा, द्विसदनीय विधायिका से क्या क्या लाभ हैं। अगर विधायिका में केवल एक ही सदन होगा तो क्या होगा, और दो सदन होने से क्या क्या लाभ होते हैं, ये अपन को लिखना है। धन्यवाद।